नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं इजराइल गाजा युद्ध की। यहां पर मंगलवार को एक अस्पताल पर जो हमला हुआ, उसके बाद जो है तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई। यहां तक कि बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे और उनके दौरे में गाजा में मानवीय सहायता जाने का रास्ता साफ हुआ है। जो बाइडेन के सामने ईरान से समझौता समेत अरब देशों को जोड़कर संतुलन बनाकर चलने की एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें, इजराइल मिस्र से गाजा पट्टी में सीमित मात्रा में मानवीय सहायता जाने देने को तैयार हो गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से जो बयान जारी किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुरोध के बाद इसकी इजाजत दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजराइल के दौरे पर पहुंचे थे। 4-5 घंटे वो वहां रुके थे और अमेरिका की तरफ से गाजा और वेस्ट बैंक के लिए आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया। Today, I'm also announcing $100 million in new U.S. funding for humanitarian assistance in both Gaza and the West Bank. This money will support more than 1 million displaced and conflict-affected Palestinians, including emergency needs in Gaza. तो यहाँ पर आपने देखा, इजराइल दौरे पर पहुंचे थे जो बाइडेन और अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इजराइल के दौरे पर जाने वाले हैं। गाजा के अल अहली अस्पताल पर जो हमला हुआ, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बड़ी मुश्किल में अब डाल दिया है। उनके इजराइल दौरे से ठीक पहले इस हमले ने अरब देशों को और ज्यादा नाराज कर दिया है। इस पर देखते हैं रिपोर्ट। बुधवार को इजरायल की धरती पर कदम रखने से पहले बाइडेन क्या अरब देशों का भरोसा खो चुके थे? ऐसा कब हुआ कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा दूसरे देश ने रद्द कर दिया हो? लेकिन गाजा के अल अहली अस्पताल पर हमले के बाद जॉर्डन ने अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा रद्द कर दिया, जहां उनकी मुलाकात मिस्र और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी होनी थी। अरब देशों में गुस्सा है और अमान से लेकर बेरूत तक प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन बाइडेन कूटनीति ही नहीं बल्कि सैन्य रणनीति में भी इजराइल के साथ खड़े हैं। दो अमेरिकी बेड़े भूमध्य सागर में भेजे गए हैं। We've ensured Israel's qualitative military edge. And later this week, I'm going to ask the United States Congress for an unprecedented support package for Israel's defense. We're going to keep Iron Dome fully supplied so it can continue standing sentinel over Israeli skies, saving Israeli lives. We've moved U.S. military assets to the region, including positioning the USS Ford Carrier Strike Group in the Eastern Mediterranean, with the USS Eisenhower on the way to defer further aggression against Israel, and to prevent this conflict from spreading. इजराइल के बाद बाइडेन को जॉर्डन जाना था, जहां किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ साथ मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी बातचीत होनी थी। लेकिन अस्पताल पर हमले के बाद जॉर्डन समेत 3 देशों ने इस बातचीत को टाल दिया। जाहिर है बाइडेन के सामने अपनी और अमेरिका की साख बचाने की चुनौती बहुत बड़ी है। पश्चिम एशिया की जलती हुई जमीन पर वो पांव रख चुके हैं और उन्हें ये पूरा मैदान पार करना है। दरअसल पश्चिम एशिया में बदले हालात से हमास के खिलाफ अरब देशों को एकजुट करने का अमेरिकी मंसूबा कमजोर पड़ गया है। ईरान अब सीधी धमकी दे रहा है और उसके साथ समझौता आसान नहीं है। 2020 के जिस अब्राहम समझौते के साथ पश्चिम एशिया में अमन का नया दौर लाने की उम्मीद थी, वह खतरे में है। सच तो यह है कि 90 के दशक में ओस्लो समझौते के बाद पश्चिमी एशिया में पहली बार अमेरिका की पकड़ इस तरह कमजोर पड़ी है। इत्तेफाक से बाइडेन नेतन्याहू को ऐसे समय में सहयोग देने को मजबूर हैं जब इजरायल के भीतर नेतन्याहू की लोकप्रियता ढलान पर है। हमास का हमला भी उनकी कोई खास मदद नहीं कर पाया है। तो बाइडेन अगर इजरायल को समझा न पाए और अपने अरब मित्रों को मना न पाए तो घरेलू मोर्चे पर भी पिटेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी, जहां रूस और चीन हर मौका लपकने को तैयार हैं। उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
और अब आपको फटाफट बता देते हैं, इजराइल हमास का जो जंग शुरू हुई है 7 अक्टूबर से, उसका आज 13वां दिन है। क्या कुछ हुआ है अभी तक? युद्ध में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गाजा में सीमित मानवीय मदद को इजराइल तैयार हो गया है। साथ ही शर्तों के साथ मिस्र के रास्ते ये मदद पहुंचेगी। आपको बता दें कि यूएस से इजराइल को क्लीन चिट मिल गई है। अस्पताल पर जो गाजा में हमला हुआ था उस मामले में विस्फोट इजराइल ने नहीं, दूसरी टीम ने किया है, ये कहना है जो बाइडेन का। और साथ ही जो बाइडेन ने कहा है कि हमास फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व नहीं करता। गाजा और वेस्ट बैंक के लिए $100 मिलियन की यूएस ने मदद का ऐलान किया है। जो बाइडेन के बाद अब इजराइल के दौरे पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जाने वाले हैं। आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है इजराइल, ये कहना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का, OIC का। और ये भी कहा गया है कि इजराइल पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। इस संगठन की तरफ से कहा गया है कई देशों में इजराइल और यूएस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लेबनान, जॉर्डन, लीबिया, यमन में यहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके अलावा ट्यूनीशिया, तुर्की, मोरक्को, ईरान में भी प्रदर्शन चल रहे हैं इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है उसके खिलाफ। लेबनान में हिजबुल्लाह ने यूएस दूतावास में आग लगाई है। साथ ही मुस्लिम देशों में आक्रोश दिवस मनाने की भी अपील है। तो जब से ये जंग शुरू हुई है, सीधे तौर पर पहले ही दिन से अमेरिका ने अपना रुख साफ किया है। वो इजराइल के साथ खड़ा है और अरब देश खासा नाराज हैं। गाजा के अस्पताल पर जो हमला हुआ, 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये पूरा विवाद जो है अब उठ खड़ा हुआ है कि आखिर हमला कैसे हुआ। हमास और इजराइल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वहीं जेद्दा में OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक हुई, जिसमें कई देशों ने इजराइल पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया है। इस हमले में रॉकेट किसी का भी हो, मारे गए 500 बेगुनाह। इस हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर लिखा, गाजा के अस्पताल में लोगों की दुखद क्षति से गहरा सदमा लगा। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना। जारी संघर्ष में नागरिकों का हताहत होना गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वैसे सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और इराक सहित कई देशों ने भी बयान जारी कर इजराइल की निंदा की है। हालांकि इजराइल ने इसका खंडन किया है और कहा है कि हमास अपने लिए इसके जरिए सहानुभूति ढूंढ रहा है। हमारे पास साफ प्रमाण है कि ये फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद रॉकेट थे। फिलिस्तीनी आतंकी और उनके साथियों ने अपना विक्टिम कार्ड बाहर निकाल लिया। उधर जेद्दा में हुई बैठक में गाजा और उसके आसपास सैन्य वृद्धि के साथ साथ क्षेत्र में बिगड़ती स्थितियों पर चर्चा हुई। IOC के सदस्यों ने साफ किया कि अस्पताल को निशाना बनाना इजरायली बलों द्वारा गंभीर उल्लंघन का स्पष्ट सबूत है। साथ ही इजरायल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संधियों और कानूनों को मान्यता नहीं देता। इस बीच लेबनान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, मिस्र और ट्यूनीशिया में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा होकर इजरायली विरोधी नारे लगा रहे हैं। वेस्ट बैंक के कब्जे वाले शहर रामला में भी विरोध प्रदर्शन हुए। पश्चिम एशिया की परिस्थिति जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से निरंतर बदल रही है। यहाँ के बिगड़ते हुए हालात न सिर्फ वहाँ के नागरिकों के लिए बल्कि उस इलाके के लिए भी खतरा बन चुके हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। तो ये जो जंग शुरू हुई है उसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत की बात करें तो वहां फिलिस्तीन समर्थकों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने फौरन युद्ध विराम की मांग की। इसके अलावा एथेंस में इजराइल समर्थकों का हमास के विरोध में प्रदर्शन हुआ। बंधकों की रिहाई की वो मांग कर रहे हैं। एथेंस में हजारों प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस्तांबुल में भी लगातार दूसरे दिन विशाल प्रदर्शन हुआ और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और इजरायली झंडे यहां पर जला दिए। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में भी प्रदर्शन किया गया।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बीजेपी नेता इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जानकारी दी गई है और दोनों पदों पर नियुक्त उस तारीख से ये नियुक्ति जो है प्रभावी होगी जब वो अपने अपने कार्यभार को संभालेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुबर दास 2014 से 19 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो 5 बार के विधायक भी रहे हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें राज्यपाल की दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इंद्रसेन रेड्डी नल्लू तेलंगाना से आते हैं और वो फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, साथ ही 3 बार के वो विधायक भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। संसद में रिश्वत के बदले सवाल पूछे जाने के आरोपों पर बीजेपी तृणमूल पर हमलावर है। इस पूरे मामले में टीएमसी की चुप्पी को देखते हुए महुआ मोइत्रा पर हमले और भी तेज हो गए हैं। हालांकि आरजेडी महुआ मोइत्रा के पक्ष में खड़ी हुई है। देखते हैं सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट। बीजेपी ने तृणमूल की चुप्पी का इस्तेमाल करते हुए महुआ मोइत्रा पर हमला तेज कर दिया है कि रिश्वत के बदले सवाल मामले पर उनकी संसद सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। घूस लेकर कुछ प्रश्न किए हैं, करीब 55 या 50 प्रश्न किए हैं पार्लियामेंट में घूस लेकर। इसका विषय में ममता बनर्जी क्या बोलेंगे, हम लोग को जानने का थोड़ा उत्सुकता है। सूत्रों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस इस मामले पर भले ही खामोश हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर महुआ मोइत्रा के बचाव की रणनीति बना रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि मामला एक ऐसे वकील के हलफनामे का है जो पहले करीबी साथी हुआ करता था। इस वजह से पार्टी पूरे मामले पर बारीकी से नजर रखे हुए है। सारे तथ्यों के स्पष्ट होने के बाद पार्टी अपना रुख साफ करेगी। हालांकि खुद महुआ मोइत्रा की पार्टी ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले में उनका साथ दिया। महुआ मोइत्रा जो है पढ़ी लिखी महिला है, जिस कॉलेज से पढ़ी है उस कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है और वहाँ से सबसे बड़े बैंक में उन्होंने काम किया, एज ए वाइस प्रेसिडेंट भी काम किया है और ये मामूली बात नहीं है, तो उनकी काबिलियत पे तो हम सवाल उठा ही नहीं सकते। लेकिन महुआ मोइत्रा की खुद अपनी पार्टी में ज्यादा साख नहीं है। जुलाई 2022 में पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने मां काली पर महुआ मोइत्रा के विवादित बयान से दूरी बनाते हुए कहा था कि गलतियों को सुधारना ही बेहतर है। इससे पहले 2021 के अंत में पार्टी में आपसी झगड़े के लिए ममता बनर्जी ने मन से महुआ मोइत्रा को फटकार लगाई थी, लेकिन उसके बाद महुआ मोइत्रा मनरेगा फंड न देने के विरोध में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन में शीर्ष नेताओं के साथ नजर आई, जिससे लगा कि अब पार्टी के साथ रिश्ते सुधर गए हैं। फिलहाल लोगों की नजर इस बात पर है कि क्या ताजा तरीन विवाद में तृणमूल कांग्रेस अपने सांसद से दूरी बनाएगी या फिर उनका साथ देगी। कोलकाता में कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो दिवाली से पहले केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया। बढ़ोतरी इसी साल 1 जुलाई से लागू हो जाएगी और 40 लाख कर्मचारी, 70 लाख पेंशन भोगी, उनको इससे फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें कि 2024 और 25 खरीद सीजन के लिए गेहूं के एमएसपी में 150 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा भी किया गया है। त्योहारों की सीजन में कर्मचारियों और किसानों के लिए अच्छी खबर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई। बढ़ोतरी इस साल 1 जुलाई से लागू होगी। इस फैसले से करीब 48 लाख कर्मचारियों और करीब 70 लाख पेंशन भोगियों को सीधा फायदा होगा। इससे इस वित्तीय वर्ष में सरकारी खजाने पर करीब 13,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। रेलवे के गैर राजपत्रित कर्मचारियों को भी 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने का ऐलान किया गया है। एक ऐसा निर्णय जो हमारे केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में लिया गया है कि केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से
4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। जल्द ही गेहूं और दूसरी रबी फसलों की बुआई शुरू होगी और इसके पहले 6 प्रमुख रबी फसलों के लिए एमएसपी का भी ऐलान कर दिया गया। इन फसलों की खरीद अगले साल अप्रैल मई में शुरू होगी। इसे विधानसभा चुनाव के नजरिए से भी अहम माना जा सकता है, क्योंकि गेहूं के उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पिछले वर्ष की तुलना में ये एमएसपी ज़्यादा है और तिलहन और सरसों में जो एमएसपी है उसको 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर के लिए 425 रुपये की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और बारले के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है और सेफ्लॉर के लिए भी 150 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। कैबिनेट ने लद्दाख से लेकर हरियाणा के कैथल तक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को भी मंजूरी दी है। 7 वर्षों में तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट का मकसद लद्दाख के 13 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली 5 गीगावाट बिजली को कैथल में राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ना है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, जहां एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। एक कार की टक्कर में कई लोग घायल हुए और अस्पताल में उनका इलाज इस वक्त जारी है। एक कार ने 10 मोटरसाइकिल और 2 कारों को यहां पर टक्कर मार दी। ये कार काफी तेज रफ्तार बताई जा रही थी जब इसने टक्कर मारी। ये हादसा कल देर रात का है। घटनास्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, हादसे की वजह बताया जा रहा है कि ड्राइवर से कार पर नियंत्रण छूट गया था, जिसके बाद ये घटना घटी। साल 2008 के बेहद चर्चित सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कल अपना फैसला सुनाया और 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। सौम्या के परिजनों ने दोषियों के लिए उम्र कैद की मांग की है। पंद्रह साल बाद बुजुर्ग माँ बाप ने राहत की सांस ली जब साकेत कोर्ट ने उनकी बेटी के हत्यारों को दोषी करार दे दिया। ये टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के माता पिता हैं, जिन्होंने इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। सब लोगों को मर्डर केस में आज कन्विक्ट कर दिया गया है, तो आपकी जो लंबी लड़ाई है 15 साल की, वो कहीं ना कहीं रंग लाई। पता नहीं, हमारी तो बेटी चली गई है, और यही है कि दिस विल एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर अदर्स आल्सो। अदरवाइज इनकी और हिम्मत बढ़ती, दैट्स ऑल। एटलीस्ट 8 सेक्शन ऑफ द गैंग विल बी आउट ऑफ इट, दैट्स ऑल। मैम, व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन द कोर्ट केस वर्डिक्ट? क्या सजा मिलनी चाहिए ये थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि भी क्वांटम ऑफ सेंटेंस तो नहीं बोला है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आई डोंट वांट टू से वी आर हैप्पी बिकॉज justice has been done, but my daughter will never come back, no? That's why I don't have happiness. Now let us hope for the maximum punishment, that's all. What else? कोर्ट ने रवि कपूर, बलजीत मलिक, अमित शुक्ला, अजय कुमार को हत्या, लूट की कोशिश, मकोका, जबकि आरोपी अजय सेठी को बाकी आरोपियों की मदद करने और मकोका में दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि ये सभी संगठित गिरोह चलाकर अपराध कर रहे थे। टीवी पत्रकार सौम्या की हत्या 30 सितंबर 2008 की सुबह हुई थी। उस वक्त सौम्या अपनी कार से अपने घर वसंत कुंज जा रही थी। नेल्सन मंडेला मार्ग पर चलती कार में लूटपाट की मकसद से उसके सिर पर गोली मार दी गई। सौम्या की कार डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस को शुरू में लगा ये दुर्घटना है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सौम्या की सिर में गोली मिली। इसके बाद मार्च 2009 में इसी गैंग ने आईटी प्रोफेशनल जिगिसा की हत्या कर दी। उस केस में जब आरोपी पकड़े गए तब सौम्या हत्याकांड का राज खुला। आरोपियों ने सौम्या की हत्या की बात भी कबूल की और जिस हथियार से सौम्या को गोली मारी गई वो भी बरामद कर लिया गया। बैलिस्टिक और फोरेंसिक जांच में भी साबित हुआ ये वही हथियार है।
We are very happy and satisfied that justice has been finally served after 15 long years. Soumya was murdered on early hours of 30th September 2008, and this was a very big case for Delhi police. This is one of the very rare cases where there was not physical contact in one sense between the killers and the victim, except for the bullet fired. And the bullet was fired from a moving vehicle. There was a lot of circumstantial evidence. It took us almost 6 long months to work it out. But I am very happy and satisfied that the family had so much faith in our team. आरोपियों पर कुल 8 आपराधिक केस दर्ज थे, इसलिए पुलिस ने उन पर मकोका भी लगा दिया। लेकिन अलग अलग कारणों से ये मामला कई कानूनी अड़चनों में फंसा रहा। हालांकि जिगीसा केस में पहले ही 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। 15 साल बाद ही सही, लेकिन सौम्या के परिवार को इंसाफ तो मिला और कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी एक संगठित गिरोह चला रहे थे और ये लगातार अपराधों को अंजाम दे रहे थे। अब देखना होगा कि इस मामले में कोर्ट आरोपियों को क्या सज़ा सुनाती है। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब एक ऐसे चोर की कहानी जिसने अकेले ही बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया, जिससे किसी भी चोरी का राज बाहर ना आने पाए। लेकिन हाल ही में दिल्ली के जंगपुरा इलाके में जब इस चोर ने एक ज्वेलरी के शोरूम में हाथ साफ किया, चोरी की और ये पकड़ा गया, तब जांच हुई। उसके बाद पूरी डिटेल्स क्या सामने आई, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकेश श्रीवास दिल्ली के भोगल में उमराव सिंह ज्वेलर्स के शोरूम में 20 से 25 करोड़ की चोरी को अकेले अंजाम देने वाला शख्स। शातिर इतना कि उसे पकड़ने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, जिसका नाम था मिशन चाल शोभराज। उस ग्रुप में 17 पुलिस अधिकारी थे। लोकेश छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के कवर्धा का निवासी है। उसके पिता कपिल की बाल काटने का छोटा मोटा सैलून है। वो किसानी भी करते हैं। लोकेश के सपने शुरू से ही इससे बड़े थे। वो सैलून और जिम की चेन खोलना चाहता था, जिसके लिए उसे गरीबी से बाहर निकलना था। लोकेश 10वीं तक पढ़ा है और पढ़ने में अच्छा था, लेकिन मेहनत का रास्ता छोड़कर उसने जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा। सिर्फ 16 साल की उम्र में उसने पहली चोरी को अंजाम दिया, जहां उसने एक दुकान में चोरी करके पैसे और कुछ खाने पीने का सामान लूटा। मोस्टली लोन ऑपरेटर है। अभी तक जो हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस में बात हुई है, जहाँ से ये पकड़ा गया है वहीं इसके एक चाचा की सैलून की दुकान थी, वहाँ काम करता था। पहली चोरी वहाँ एक रेस्टोरेंट में 2011 में किया था। वहाँ से इसने अपना क्रिमिनल लाइफ स्टार्ट किया, मोस्टली एक आदमी के साथ या अकेला। सर, कितने मुकदमे दर्ज होंगे इसमें? 14 मुकदमे। धीरे धीरे लोकेश ने चोरी करने में महारत हासिल कर ली। वो पहले तो जगह की रेकी करता था और फिर अपने बैग में रखे औजारों जैसे हथौड़ा, रस्सी और ड्रिल मशीन के माध्यम से चोरी को अंजाम देता। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लोकेश इससे पहले छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में चोरी और लूट की वारदात को अंजाम दे चुका है। पुलिस के मुताबिक लोकेश हमेशा अकेले ही चोरी करता था, ताकि चोरी का राज बाहर ना जाए। चोरी के लिए वो अलग अलग राज्यों में केवल बड़े ज्वेलरी शोरूम ही चुनता था। उसने छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी बड़ी चोरियां की थी। लोकेश जुर्म के पैसे से गाड़ी और ब्रांडेड कपड़े लिया करता था और अच्छे होटलों में रुकता था। ये तीसरी बार है जब वो अरेस्ट हुआ है। इससे पहले 2017 और 2020 में छत्तीसगढ़ में चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लोकेश की खास बात ये थी कि चोरी के दौरान शोरूम में वो 20 घंटे तक रुकता था। जो एक्चुअल थेफ्ट है वो तो इसका अकेला का भी लग रहा है, क्योंकि जो इसमें एंट्री और एग्जिट है उसकी सीसीटीवी को देख रहे हैं। पर इन्वेस्टिगेशन एक बहुत लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस होता है, जिसमें बहुत बात नई आते रहती है। हो सकता है कॉन्स्पिरेसी में कोई इन्वॉल्व हो, ऐसा ज़रूर कोई इन्फॉर्मेशन इसको मिला होगा, लेकिन फिलहाल एक्चुअल थेफ्ट में अकेला लग रहा है। मोपेड पे लाएंगे ना। उसके खिलाफ चोरी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। उसने चोरी के पैसे से एक थार गाड़ी ली थी और एक 2 मंजिला पक्का घर भी बनवाया। अक्सर ऊंचे ख्वाब लोगों को जुर्म की दुनिया में घसीट देते हैं और बिल्कुल ऐसा ही लोकेश के साथ भी हुआ।
जिसने गरीबी से बाहर निकलने के लिए जुर्म का रास्ता अपनाया। 16 साल की छोटी सी उम्र में पहली बार चोरी को अंजाम दिया था। पहले शुरुआत छोटी चोरी से करी और कुछ समय बाद चोरी में उस्ताद हो गया। हमेशा अकेले काम करता था ताकि पकड़े जाने का खतरा कम बना रहे। बैग में औजार लेकर घूमता था ताकि किसी भी समय चोरी को अंजाम दे सके।